बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स क्या हाल है, होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, अब हम अगला CFIC करने जा रहे हैं। अच्छा, हम 2-3 CFIC अब इकट्ठे कर लेंगे, जैसे वो नेक लैंप वाला है, उसके बाद ट्रॉमा है, GIT है, तो ये चीज़ें हम इकट्ठी देख लेते हैं। अच्छा, हिस्ट्री का एक जो कम्युलेटिव पैटर्न होता है वो तो आपको समझ लग गया। आपने वो इनिशली वीडियो भी देख ली कि हिस्ट्री का जिसमें स्ट्रक्चर मैंने बताया हुआ था कि हिस्ट्री का स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद जो ब्लॉक 8 के CFIC हैं, इसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ों की हिस्ट्री पूछी हुई थी कि अच्छा, अगर आपने फ़लाँ चीज़ की हिस्ट्री लेनी हो तो क्वेश्चंस कौन से होंगे, फ़लाँ की लेनी हो तो क्वेश्चंस कौन से होंगे। मैंने आपको बताया कि क्वेश्चंस में मेजर चेंज आपकी जो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस है उसी में ही होती है, तो मैं आपको क्विकली वही बता दूंगा। अच्छा, अब हम कहने लगे हैं जी नेक लंप की हिस्ट्री, कि नेक के रीजन में अगर कोई लंप है, कोई स्वेलिंग है, तो हम उसकी हिस्ट्री कैसे लेते हैं जी। अच्छा, सबसे पहले जब आपने हिस्ट्री शुरू करनी है, पहले वही चीज़ें कि आपने इंट्रोडक्शन करवाना है, कंसेंट लेनी है, उसके बाद पेशेंट का जो बायोडाटा होता है वो लिखना होता है। बायोडाटा लिखने के बाद फिर आपने लिखनी होती है प्रेजेंटिंग कंप्लेन। प्रेजेंटिंग कंप्लेन में आपने लिखना होता है कि अच्छा मसला क्या है। अब जो पेशेंट है उसको लंप बना हुआ है ना, पेशेंट आएगा कहेगा कि जी मुझे यहाँ पे ना एक स्वेलिंग सी बनी हुई है, तो मुझे नेक पे स्वेलिंग बनी हुई है, या वो किसी जगह पे भी बता सकते हैं कि मुझे फ़लाँ जगह पे स्वेलिंग है, तो आपने लिखना है जी नेक स्वेलिंग। और कितने दिन हो गए हैं जी, मुझे ये 10 दिन पहले शुरू हुई थी, 10 डेज़। अच्छा, उसके बाद पेन होती है साथ में जी, पेन मुझे शुरू हुई थी 9 दिन पहले। साथ में बुखार वगैरह होता है जी, हाँ जी होता है, तो फीवर आप लिख देंगे। फीवर कितने दिन बुखार पहले होना स्टार्ट हुआ जी, 7 दिन पहले होना स्टार्ट हुआ। तो इस तरह आपने एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन चीज़ों को लिखना है। और प्रेजेंटिंग कंप्लेन में जस्ट आपने पेशेंट ने जो चीज़ें बताई हैं, मेडिकल लैंग्वेज यूज़ किए बगैर, वो लिख देनी है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आते हैं नेक लंप पे कि हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन आपने नेक लंप के लिए ये लिख ली। अब हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में आपने कौन कौन से क्वेश्चन करने। इनिशियल स्टार्टिंग स्टेटमेंट वही होगी कि माई पेशेंट वाज इन यूजुअल स्टेट ऑफ हेल्थ व्हेन ही नोटिस्ड अ नेक स्वेलिंग। ठीक हो गया। अच्छा, अब व्हेन ही नोटिस्ड अ नेक स्वेलिंग के बाद हम पहली चीज़ लिखेंगे कि ये कब हुआ। जैसे मैंने ऊपर बताया कि 10 दिन पहले हुआ, तो आप पहला क्वेश्चन ये नेक लैंप में करेंगे कि ये अपीयर कब हुआ, इसकी अपीयरेंस कितने दिन पहले स्टार्ट हुई, तो वो उसने बता दिया 10 दिन पहले। मैं यहाँ पे पॉइंट्स की शक्ल में लिख रहा हूँ, लेकिन जब आपने लिखना है तो पैराग्राफ की शक्ल में लिखना है। अच्छा, पहले आपने पूछ लिया कि अपीयरेंस कब हुई जी। उसके बाद आपने पूछा कि हाउ इट वाज नोटिस्ड, मतलब किसने देखा था। आपने खुद देखा था, शेव करते हुए देखा था, किसी घर वाले ने देखा था और उसने कहा था कि जी आपको यहाँ पे कोई लंप है या इस तरह की कोई चीज़ है। तो ये भी आपने लिखना है कि नोटिस्ड बाय हिमसेल्फ या नोटिस्ड बाय फैमिली, या जो भी है, जैसे उन्होंने उसको पता चला पेशेंट को कि जी मुझे यहाँ पे लंप है, वो भी आपने लिखना है। फिर तीसरा क्वेश्चन ये होगा कि अच्छा 10 दिन पहले आपने इसको ऑब्ज़र्व किया कि जी मुझे एक नेक स्वेलिंग है, तो क्या 10 दिन से लेके अब तक इसमें कोई साइज़ चेंज हुआ है। चेंज इन साइज़ अगली चीज़ आ गई जो हमने इसमें पूछनी होती है जी। अच्छा, चेंज इन साइज़ दो तरह का होता है, या तो इसमें रैपिड ग्रोथ आई है। अगर रैपिड ग्रोथ है ना, तो फिर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये कैंसर हो सकता है, जिसको हम नियोप्लेजिया भी कहते हैं, या उसके अलावा कोई अगर एग्रेसिव इन्फेक्शन है तो उसमें भी रैपिड ग्रोथ होती है। तो ये मैं आपको वैसे एडिशनल चीज़ बता रहा हूँ, आपने पूछना बस यही है कि चेंज इन साइज़ हुआ है या नहीं हुआ। अगर वही साइज़ रहता है या वो फ्लक्चुएटिंग साइज़ होता है तो वो अमूमन सिस्ट वगैरह में होता है, वो उसको छोड़ें, वो जो भी चीज़ें हैं। अच्छा, इसके बाद चौथी चीज़ आ जाती है 3D आपने पूछने हैं। अब क्योंकि ये नेक के लेवल पे है, नेक पे क्या होता है, नेक पे ईसोफेगस होती है, नेक पे और क्या होता है, सांस लेने के लिए हमारी ट्रकिया वगैरह होती है, तो ये 3D आपने यहाँ पे लाजमी पूछना है। 3D क्या क्या होता है जी। पहला डी होता है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया क्या होता है, अगर जो ये लंप है वो आपकी जो ईसोफेगस है उसको प्रेस कर रहा है, तो जब उसको प्रेस करेगा तो स्वेलो करने में चीज़ों को डिफ़िकल्टी होगी, तो डिफ़िकल्टी स्वेलविंग को हम कहते हैं जी डिस्फेजिया। डिफ़िकल्टी स्वेलविंग को। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, उसके बाद अगली चीज़ है जी, जो पहले डिस्फेजिया हो गया, फिर होता है डिस्फोनिया। अब क्योंकि यहाँ पे वो आपका ट्रैकिया है, ट्रैकिया के अंदर आपके वो वोकल कॉर्ड्स हैं, वोकल कॉर्ड्स की नर्व है, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, तो अगर इस लंप ने उनको इन्वॉल्व किया हुआ है तो डिस्फोनिया हो जाएगा। फोनिया फ़ोन से निकला है, फ़ोन बातें करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो जब ये डिस्फोनिया होगा तो बंदा
बात नहीं कर पाएगा। अच्छा, उसके बाद क्योंकि एक तो ट्रेकिया का फंक्शन ये होगा कि उसमें वो लेनिक्स में है जी आपके वोकल कॉर्ड्स हैं, उसके अलावा ये सांस के लिए भी तो यूज़ होता है। तो अगर यहाँ पे एक बड़ी स्वेलिंग होगी तो वो सांस लेने में भी इंटरेस्ट काज करेगी। तो जो डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग होती है उसको कहते हैं डिस्निया। तो ये 3D आपने लाजमी पूछने। ठीक हो गया, 4 चीज़ें अब तक हो गई कि ये कब हुआ था, नोटिस कैसे किया, जब से आपने देखा उससे लेके अब तक कोई साइज़ में चेंज तो नहीं हुई, और उसके बाद आपने 3D पूछ लिए। उसके बाद अब 1 से 2 चीज़ें रह गई हैं। अब खुद सोचें कि नेक है, नेक में ये चीज़ें तो हमने देख ली, इसी जगह पे थायराइड ग्लैंड भी तो हो सकता है ना, बल्कि होता है, हो क्या सकता है। तो थायराइड ग्लैंड की अगर ये स्वेलिंग है तो ये 2 काम कर सकती है कि ये जो थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशंस हैं या उनको ज़्यादा कर देगी या उनको कम कर देगी। तो अगर उन्होंने ज़्यादा किया हुआ है तो क्या होगा, जो हाइपरथायराइड की सिम्टम्स हैं वो आएंगी। हाइपरथायराइड मैंने आपको पिछली एक वीडियो में बताया था कि हाइपरथायराइड को आपने ऐसे याद रखना है कि बंदा हाइपर हो गया, होगा तो क्या होगी, उसका हार्ट रेट ज़्यादा होगा, पाल्पिटेशंस उसको होंगी, ठीक हो गया, उसको ट्रेमर्स वगैरह होने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके अलावा हीट इंटॉलरेंस हो जाएगी, वो बंदे को पसीने आने लग जाते हैं, हीट इंटॉलरेंस वगैरह हो जाएगी, उसकी एपिटाइट बढ़ जाएगी, वेट लॉस वगैरह हो जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं इंक्रीज्ड थायराइड सिक्रीशन में। मतलब आपने ऊपर चीज़ें पूछी वो नॉर्मल थी, जब आपने थायराइड की ये चीज़ें पूछी तो उन्होंने कहा कि हाँ जी मुझे ये मसला हो जाए, तो आपने कोई भी टेस्ट करवाए बगैर सिर्फ अपनी हिस्ट्री से डायग्नोज कर लिया कि ये स्वेलिंग जो मुझे नज़र आ रही है ये थायराइड ग्लैंड की है और इसने थायराइड में ये मसला काज किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद ये तो होगी इंक्रीज़ की। अगर डिक्रीज़ हो जाए तो फिर इसके रिवर्स सिम्टम्स हो जाएंगी, जिनमें क्या होगा जी, इसमें हीट इंटॉलरेंस है, उसमें कोल्ड इंटॉलरेंस हो जाएगी, ठीक हो गया। इसमें वो बंदा ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, उसमें ज़्यादा लिथार्जिक हो जाएगा। इसमें वेट लॉस होता है, उसमें वेट गेन हो जाएगा। इसमें भूख जो है वो कम लगती है, उसमें भूख ज़्यादा लगती है, वेट गेन की इसी वजह से तो होता है। तो ये वाली चीज़ें आपने जो है वो लाजमी देख लेनी है जी, पूछ लेनी है अपनी हिस्ट्री में। तो 5वीं चीज़ थी थायराइड ग्लैंड। अच्छा, अब छठी चीज़ क्या है? छठी चीज़ है कि अब यहाँ पे जो स्वेलिंग है ना, ये जो बड़ी बड़ी चीज़ें थी वो तो हमने रूल आउट कर ली, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कोई लोकल इन्फेक्शन हो जिसकी वजह से वो स्वेलिंग बनी हुई हो, वो जो स्वेलिंग है एक्चुअली में वो पस वगैरह हो। तो आपने छठी चीज़ ये पूछ लेनी है कि आपको रिसेंट कोई सोर थ्रोट वगैरह, कोई नाक कान गले का इन्फेक्शन ये तो नहीं हुआ। कि अगर वो है तो हो सकता है कि उसकी वहाँ पे वो पस एक्यूमुलेट हो गई हुई हो। तो ये आपने चीज़ें पूछ लेनी है। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में ये चीज़ें थी। फिर एक रह गई जी पास्ट हिस्ट्री। पास्ट हिस्ट्री में बस एक चेंज होगी कि जहाँ पे आपने सिस्टेमिक डिजीज़ बाकी पूछनी है ना, कि जी आपको वो शुगर, ब्लड प्रेशर, अस्थमा वगैरह इस तरह की कोई बीमारी तो नहीं है, उसके साथ ही आपने पूछ लेना है कि जी आप स्मोकिंग तो नहीं करते, क्योंकि अब हम ये सस्पेक्ट कर रहे हैं कि माइट पॉसिबल इसमें कैंसर हो सकता है। तो जो स्मोकर्स हैं उनमें कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपने पूछ लेना है कि जी आप अल्कोहल यूज़ तो नहीं करते, अल्कोहल जाके आपके लीवर को ख़राब करता है, लीवर का कैंसर भी आगे फैल सकता होता है। उसके अलावा आप पूछेंगे कि जी आपका जो रेडिएशन एक्सपोजर है वो तो ज़्यादा नहीं है, कि अमूमन वो जो रेडिएशंस हैं वो भी कैंसर काज करती हैं, कैंसर काजिंग एक बहुत बड़ा एजेंट होती हैं। तो ये चीज़ें आपने देख लेनी है। अच्छा, अब ये चीज़ें थी जो आपने नेक लंप में पेशेंट से पूछनी है। बाकी आपका जो स्टाइल है लेने का, जो हिस्ट्री है वो सेम वही रहेगा जो मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है, जस्ट ये उसमें चेंजिंग थी जो आपने नोट कर ली। अच्छा, उसके बाद अगली चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है ट्रॉमा। ट्रॉमा की हिस्ट्री हम पहले ले चुके हैं, जब मैंने आपको बताया था कि जी आपने जब वो सॉरी कहना है कोई इंजरी हो गई है, जॉइंट की इंजरी या फ्रैक्चर हो गया, तो उसमें हम ऑलरेडी ट्रॉमा की हिस्ट्री ले चुके हैं। जो चीज़ें आपने वही पूछी वहाँ पूछी हैं वही चीज़ें यहीं भी पूछनी है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है एक्यूट एब्डोमिनल पेन। ठीक हो गया। अब एक्यूट एब्डोमिनल पेन की हम हिस्ट्री लेने जा रहे हैं, यहाँ पे जगह कम होगी, मैं इधर आ जाता हूँ। अच्छा, इसमें
मैं डायरेक्टली आपको, अब आपको पता तो ऑब्वियसली लग गया होगा कि हमने प्रेजेंटिंग का प्लेन में क्या चीज़ें लिखनी है। एक्यूट एब्डोमिनल पेन के साथ पेशेंट आएगा तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे जी, क्विकली मैं लिख ही देता हूँ सो दैट आपको मसला ना हो। अच्छा, एब्डोमिनल पेन है जी, एब्डोमिनल पेन लिख दूँगा। अब एब्डोमिनल पेन पूछूंगा कितने दिन पहले स्टार्ट हुई है, वो कहेगा 1 दिन पहले स्टार्ट हुई है। उसके साथ अब एब्डोमिनल पेन है ना, तो साथ में पूछूंगा कि अच्छा जी आपको कोई डायरिया वगैरह भी है साथ में, तो वो कहेगा हाँ जी डायरिया भी है, तो मैं लिख दूंगा जी डायरिया है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या मैं डायरिया लिखूँगा? नहीं, मैंने गलत लिखा है। मैं यहाँ पे लिखूँगा लूज़ मोशन, क्योंकि मैंने पेशेंट की ज़बान इस्तेमाल करनी है। तो लूज़ मोशन में लिखूँगा जी इसको आधा दिन पहले स्टार्ट हुए। साथ में पूछूँगा वॉमिटिंग है जी, वो बताएगा हाँ जी वॉमिटिंग है। वॉमिटिंग जी ये भी आधा दिन पहले स्टार्ट हुई है। तो ये चीज़ें मैं लिखूँगा प्रेजेंटिंग कंप्लेन में इस तरह एक्यूट एब्डोमिनल पेन के लिए। अब आते हैं जी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में। बाकी चीज़ें वो जो आपने कंसेंट और इंट्रोडक्शन और वो बायोडाटा पेशेंट का लिखना है वो वैसे ही लिखना है। अच्छा, अब आते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस पे, क्योंकि अब इसमें हम जो कर रहे हैं एब्डोमिनल पेन को फोकस कर रहे हैं। तो एब्डोमिनल पेन में, पेन की हिस्ट्री में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जी, जब भी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस आपने पेन की लिखनी है, आपने सोक्रेटीज़ को याद रखना है। अगर आपको सोक्रेटीज़ का नहीं पता तो पिछली वीडियोज़ में देखिए, मैंने सोक्रेटीज़ बता दिया हुआ है कि सोक्रेटीज़ क्या होता है, पेन हिस्ट्री में इसका क्या किरदार होता है। अच्छा, अब ये चीज़ें सोक्रेटीज़ तो आपने पूछ लिया पेन का। कोई भी पेन हो जिस्म के किसी हिस्से में सोक्रेटीज़ इज़ मस्ट। सोक्रेटीज़ पूछने के बाद, अब क्योंकि जो एब्डोमेन है उसमें क्या कुछ होता है, उसमें जीआईटी होता है, उसमें जेनिट्रो यूरिनरी चीज़ें होती हैं, ये भी पेट में ही होती है ना ऑब्वियसली। तो एक्यूट एब्डोमिनल पेन इन दो की वजह से ही ऑब्वियसली हो सकती है। पहले मैं जीआईटी की चीज़ें पूछ के हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में वो लिख दूंगा, फिर जेनिट्रो यूरिनरी पूछ के लिख दूंगा। अच्छा, जीआईटी में अब वो चीज़ें मैं पूछूंगा जो सोक्रेटीज़ में नहीं है। अच्छा, वो क्या है जी, वो मैं पहले वॉमिटिंग पूछूंगा जी कि वॉमिटिंग है या नहीं है। अगर वो कहता है हाँ जी है, तो पूछूंगा कितनी है, कितनी दफ़ा आपको वॉमिट आ चुकी है, तकरीबन कितना, वो क्वांटिटी कितनी होगी उसकी, उसका कलर कौन सा होगा, ये पूछ लूँगा। उसके बाद फिर आ गया जी बाउल हैबिट्स। बाउल हैबिट्स मतलब डायरिया तो नहीं है, डायरिया या कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, तो बाउल हैबिट्स में पूछ लूँगा। उसके अलावा और क्या पूछूंगा, फ्लैटस आप पास कर रहे हैं या नहीं पास कर रहे हैं। फ्लैटस क्या होता है जी, ये जो हवा खारिज होती है हमारी बड़ी आंत के रास्ते से, उसको फ्लैटस कहते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप सर्जरी कर रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि फ्लैटस की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। आपने तकरीबन हर पेशेंट से पूछना होता है कि हाँ जी आपने फ्लैटस पास किया है या नहीं किया। तो ये एडिशनल चीज़ें थी सोक्रेटीज़ के अलावा जो आपने जीआईटी की में पूछनी है, सॉरी एब्डोमिनल पेन में पूछनी है। अब आते हैं जेनिटो यूरिनरी ट्रैक पे। सॉरी मैं अगर ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँ तो, क्योंकि थोड़े टाइम में ज़्यादा चीज़ों को कवर करना है। अच्छा, अब आते हैं जेनिटो यूरिनरी ट्रैक पे। इसमें क्या दो चीज़ें हैं, जेनिटेलिया है और यूरिनरी सिस्टम है। अब जेनिटेलिया की कौन सी चीज़ें होंगी, जेनिटेलिया में ऑब्वियसली मैं पूछूंगा कि अच्छा आपको डिसयूरिया तो नहीं है। इसके अलावा पूछूंगा आपको यूरिन कहते हुए पेन तो नहीं होती, आपको यूरिन ज़्यादा तो नहीं आ रहा, ठीक हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन आपकी क्या है। मतलब अगर ये चीज़ें हैं तो मैं सस्पेक्ट कर सकता हूँ कि अच्छा इसको ना यूरिनरी ट्रैक का कोई मसला है। अगर यूरिनरी ट्रैक का मसला होगा तो ऑब्वियसली वो जो आपकी किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर है वो कहाँ पे होते हैं, आपके पेट में ही तो होते हैं। तो ये यूरिनरी ब्लैडर पेट से नीचे भी होता है, लेकिन जब भर जाता है तो वो ऊपर आपका जो हाइपोगैस्ट्रियम होता है उसमें भी चला जाता है। तो ये चीज़ें लाजमी आपने पूछनी है। उसके अलावा मैं पूछूंगा अच्छा हीमाचूरिया तो नहीं है, हीमाचूरिया में क्यों पूछूंगा। अच्छा, अब ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है ना, ये ऊपर से यूरेटर आ रहा है और ये ऊपर आपकी किडनी, अब जैसी भी किडनी है बस ठीक है जी। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे कोई स्टोन है, स्टोन हिट कर रही जी आपके यूरेटर को, उसने वहाँ पे कोई इंजरी कर दी जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है, पेशेंट क्या कहेगा जी मेरे पेशाब में खून आ रहा है, मुझे हीमाचूरिया हो रहा है। और उसके अलावा क्योंकि अब ये एब्डोमेन वाले पोर्शन में ये चीज़ बन रही है तो वो ये भी कहेगा कि मुझे एब्डोमिनल पेन हो रही है। तो इस चीज़ को आप इस तरह ये यूरिनरी सिस्टम की, सॉरी मैंने जेनिटेलिया कह दिया, यूरिनरी सिस्टम की हिस्ट्री से आप इन चीज़ों को इस तरह देख सकते हैं कि हाँ जी क्या चीज़ें हैं। अच्छा, उसके बाद आ गया जेनिटेलिया। अब जेनिटेलिया जो फीमेल का है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें एक तो आपने ये पूछना है कि जी आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब था, ये क्यों पूछना है। हो सकता है कि जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो। अच्छा, प्रेगनेंसी होगी तो पेट में दर्द क्यों होगी, अगर ये प्रेगनेंसी किसी एबनॉर्मल जगह पे है,
ठीक हो गया। हो सकता है वो उसकी जो वो ओवेरियन डक्ट्स हैं उसमें कहीं पे हो प्रेगनेंसी, तो अगर वहाँ पे वो आपका जो एग वगैरह ज़ाइगोट है वो लॉज कर गया है तो वो पेट में दर्द करेगा। तो आपने ये पूछना है कि हाँ जी आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब था। अगर उसको काफ़ी दिन हो गए हैं, लाइक महीने से ज़्यादा ऐसा हो गया है, तो आप अल्ट्रासाउंड करवा के चेक कर सकते हैं, साथ में बीटा HCG करवा के चेक कर सकते हैं कि अच्छा जो इसकी ओवरी है क्या उसमें मुझे यहाँ पे वो नज़र आ रहा है फीटस या नहीं नज़र आ रहा। फीटस तो नहीं होगा, वो ज़ाइगोट ही होगा जो आगे ब्लास्टोसिस्ट और मतलब किसी भी स्टेज में वो हो सकता है। तो अगर वो यहाँ पे नज़र आ गया वेल एंड गुड। अगर यहाँ पे नज़र नहीं आया और बीटा HCG रेज है तो इसका मतलब है कि वो यहाँ पे नहीं है, वो किसी और जगह पे लॉज हुआ है जो पेट में दर्द कर रहा है, और ये एक बहुत बड़ा रेड साइन है। आपने फ़ौरन चेक करके पेशेंट की वो करनी होती है, वो टर्मिनेट करनी होती है प्रेगनेंसी। अच्छा उसके बाद और क्या चीज़ है जी, एक होती है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, ये औरतों में ही होती है। आप इसकी क्या हिस्ट्री होती है, आपने इसको रूल आउट करने के लिए पूछना है कि आपकी वजाइना में से कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। ठीक हो गया, एक ब्लीडिंग पूछ लेनी है और उसके अलावा पूछेंगे कि पुरुलेंट डिस्चार्ज तो नहीं है। ठीक हो गया, ये दो चीज़ें अगर हैं तो फिर आप PID सस्पेक्ट कर सकते हैं विद एब्डोमिनल पेन। गॉट इट। होप सो कि आपको चीज़ें समझ लग गई होंगी। मैंने कोशिश की है कि मैं थोड़े टाइम में तीनों हिस्ट्रीज़ को कवर कर सकूं। अगली वीडियो में बहुत जल्द हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।